जालंधर नाम के शहर में कालरा परिवार रहता था। परिवार में अवनीत, उसका पति, 2 बेटे और एक बहू रहते थे। छोटा बेटा करण अहमदाबाद में जॉब करता था। अरे परविंदर, ये आलू का पराठा है कि जला हुआ लगता रहा? हम पंजाबी शान से जीते हैं, मस्त खा पी के रहते हैं। एक तू है जो हमें भूखा मारने में तुली हुई है। ओ बेबे, वो ना बड़ी मुश्किल से आज 2 पराठे बने, एक अच्छा और एक जला हुआ। तो अच्छा मैंने खा लिया, अब भूखी ना रह जाओ तो ये दे दिया। बाबा जी, कैसे बहू दे दी मुझे, एक काम नहीं आता इसे। एक मैं जब पराठा बनाती थी सब उंगली चाट जाते थे, बटर तो ऐसे बहता था। वाह 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 वाह, मुँह से पानी आ गया। हाँ बेबे, मैनू की दस रहे हो, मैं भी जटनी हाँ, ऐसे वैसे खानदान की नहीं हाँ। मैं डबल बटर लगाया था मैंने भी पराठे बिच। वो अलग बात है कि पराठा जला हुआ था। अब ढंग से बनाया कर खाना। 2 साल हो गए शादी को, आज भी कुछ अच्छा नहीं बनता तुझसे। मेरे करण की पत्नी आएगी ना तो ये शापा ही नहीं रहेगा। कम से कम तेरे जैसा जला खाना तो नहीं खिलाएगी वो। वो भी देख लेना बेबे, कितनी खातिर होती है आपकी। आज ही करण को कॉल करती हूँ, जल्दी उसकी शादी करा देती हूँ, अब मुझसे नहीं रहा जाता। आए दिन अवनीत और परमिंदर में बहस चलती ही रहती। फिर एक दिन अवनीत करण को कॉल लगाती है। पैरी पोना बेबे, मैं आपको ही कॉल करने वाला था। वो मैं सोच रहा था कि अपनी जॉब का ट्रांसफ़र जालंधर ही करवा लूँ। अरे वाह बेटा, तूने तो दिल खुश कर देता। पर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो तो समझिए बेबे। पर शायद शाबाशी गालियों में ना बदल जाए। मुझे ना एक लड़की बहुत पसंद थी, मेरे ऑफिस की थी। मैं 2 साल से उससे रिलेशनशिप में था। फिर उसके घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगे थे, तो जल्दबाजी में मैंने उससे शादी कर ली। अरे मेरा बेटा, बिल्कुल अपने पियो पे गया है तू। उन्होंने भी इसी तरह मुझसे शादी की थी। तू तो शेर दा पुत्र है, अपनी वोटी को लेकर सीधा जालंधर आ जा। करण अपनी पत्नी जिया को लेकर अपने घर पहुंचता है, जहां दरवाजे पर उसकी सास और जेठानी उसका स्वागत करने के लिए खड़ी रहती हैं। जय श्री कृष्णा मम्मी बा। जय श्री कृष्ण। आप कौन? आपकी बहू बा, करण जी की पत्नी। मारू नाम जिया छे। अच्छा, पर तुम लोग तो 2 ही हो। और खाओ बटर लगा के पराठे मम्मी जी। अब अवनीत करती भी क्या, सर पकड़कर बैठ जाती है। आखिरकार जिया को घर लाने की सहमति भी तो इसी ने दी थी। बड़ी बहू जला हुआ खाना खिलाती थी और छोटी गुजराती, उससे क्या ही पंजाबी खाने की उम्मीद की जा सकती थी। अपने टेस्टी खाने के सपने को मन में दबाए उखड़े मन से अवनीत जिया को घर लाती है। अरे रे, दिन में इतनी सारी लाइट्स, ऐसे तो बिजली का बिल सुनार की दुकान के बिल के बराबर आ जाएगा। बेकार में इतना खर्चा क्यों करना, अभी बंद कर देती हूँ। जिया एक लाइट को छोड़कर सारी लाइट्स ऑफ कर देती है। अरे बहू, अंधा करेगी क्या मुझे? बेबे, ये घर जिया का भी तो है, वो भी बेचारी इस घर में नहीं है। करो जिया, जो मर्जी करो। कपड़े बदलकर जिया साड़ी पहनकर बाहर आती है। बहू, सुंदर सा सूट पा लेती, ये क्या साड़ी क्यों पा लिया? क्या सूट क्या साड़ी बेबे, वैसे भी बड़े इंतज़ार थे आपको आपकी बहू रानी के। अपने हाथ का कुछ खिलाओगी नहीं क्या जिया? अभी जाती हूँ भाभी, सभी को मेरी स्पेशल डिश बना के खिलाती हूँ। जिया रसोई में जाती है और अपनी पहली रसोई में ढोकला बनाकर टेबल पर सजा देती है। ये पिल्ला पिल्ला क्या ले आए बहू? ढोकला है बा, ये करण जी को बहुत पसंद है। मैं खाकरा भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। अरे बहू, ये तो हाथ में ही पिघल जा रहा है, इसे खाऊं कैसे मैं? वाहेगुरु जी, ये परविंदर कम थी क्या ये जो जिया पिया को भेज दिया? बहू जा, मेरे लिए ना आलू का पराठा बना कर लिया। जिया अपनी जेठानी के पास जाती है और उसे पराठा बनाने की रेसिपी पूछती है। परविंदर, जिसे खुद कुछ आता ही नहीं था, वो जिया को रेसिपी बताने को तैयार। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब बताती हूँ सासू माँ जेठानियों में जेठानी।
मैं हूं ना जिया, अभी बनाती हूँ कैसे बनते हैं आलू के पराठे। परविंदर जिया को बहुत ज़्यादा मिर्च वाले आलू के पराठे दुगने बटर के साथ तैयार करने की रेसिपी बता देती है। पराठे बनाते वक्त जिया सोचती है, क्यों ना इसमें थोड़ी चीनी भी डाल दूं और साथ में कड़ी भी तैयार कर देती हूँ। वाह वाह वाह, बात तो उंगलियां चाटती रह जाएगी। जिया अपने हिसाब से खाना तैयार करके अपनी सास के पास आती है। आयो रब्बा बहू, तू तो परविंदर की भी माँ निकली। पंजाबी जिठानी और गुजराती देवरानी दोनों मिलकर अपनी सास के लिए बला हो गई थी। रोज वही नोक झोंक और स्यापा। एक रात बड़ा बेटा ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ मेरे कुछ क्लाइंट्स फॉरेन से आने वाले हैं, उनको हिंदुस्तान की संस्कृति देखनी है कि कैसे सभी अलग अलग सभ्यता के जाति के लोग यहाँ मिलकर रहते हैं। कल रात को वो हमारे यहाँ डिनर पर आने वाले हैं। पर हमारे यहाँ ही क्यों पुत्र? तेरा बॉस उन्हें अपने घर भी तो बुला सकता था ना। हाँ माँ, क्योंकि बस हमारे ही घर में पंजाबी बहू भी है और गुजराती भी, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे कारण कंपनी को मिल गया तो मेरी तो प्रमोशन हो जाएगी ना, वरना नौकरी भी तो जा सकती है। बेटे की बात सुनकर अवनीत और उसकी दोनों बहुएं कमर कस लेती हैं। कृष्ण जी का नाम लेकर खाना बनाने में लग जाओ भाभी। हाँ जिया, अब तो करना ही होगा। मैं तुम दोनों की मदद करती हूँ। तो आज ना हम डिशेस फाइनल कर लेते हैं और सामान ले आते हैं, क्योंकि कल सुबह से तो काम पर लगना होगा ना। सुबह सुबह उठकर परविंदर पूरे घर की साफ सफाई में लग जाती है। खाने में गलती कर सकती हूँ पर सफाई में हाथ परफेक्ट है बेबी मेरा। आपस की सारी खटास छोड़कर तीनों सास बहुएं काम पर लग जाती है और मेहमान के लिए पंजाबी और गुजराती खाने का मिश्रण तैयार करती है। रात को गेस्ट घर पर आते हैं। सत श्री अकाल जी। जय श्री कृष्ण। हो वाह, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण। सभी गेस्ट की बहुत अच्छे से आवभगत करते हैं। फिर डर डर कर परविंदर उन्हें खाना परोसती है। I have never eaten such tasty dishes before. Fabulous. और आप लोगों का आपस में प्यार, वाओ। This deal is yours. देखा बेबे, जिनके कारण से तू परेशान होती थी उनकी मदद से आज भैया को प्रमोशन मिल गई। हाँ पुत्र, हुण समझ गई। मैं बेबे भी हाँ और बाप भी। जिठानी जी, आप ये सब छोड़िए और अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। दोपहर का खाना मैं बना दूंगी। अरे सिया, रहने दो, मैं कर दूंगी। तुम लड्डू बनाने की तैयारियां कर दो ना। शाम के 7 बजते ही सासू माँ को मंदिर में भोग चढ़ाना होता है ना। जिठानी जी, मैं कह रही हूँ ना आपसे, आपका सर दर्द हो रहा है ना, मुझे पता है। मैंने आपको आपकी सहेली से फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया। जाइए और आराम कीजिए, ये सब मैं संभाल लूँगी। ओफो, अच्छा ठीक है, अब तुम तो मानने वाली हो नहीं। अच्छा, तो ये दोनों में ये चाशनी जैसी मीठी मीठी बातें हो रही है। वाह जी वाह। ये कहानी है देवरानी सिया और उसकी जिठानी परागी की। सिया और परागी दोनों भी ठाकुर परिवार की बहुएं होती हैं। दोनों जिठानी देवरानी में इतना प्यार होता है जैसे दोनों का जन्मों जन्म का नाता हो। इसी को देखकर उनकी सास मीनाक्षी को ये सब सहन नहीं होता और वो दिन रात अपने घर के झूले पर बैठकर अपनी बहुओं पर नजर रखती है। रात में जब सब खाना खाने के लिए एकत्रित होते हैं तभी सिया का पति मोहन और परागी का पति इंदर भी मौजूद होते हैं। वाह, क्या गुलाब जामुन बनाए हैं। माँ, आपको याद है पापा भी हमारे लिए ऐसे सेम टेस्ट के गुलाब जामुन लाया करते थे। सच में कभी कभी पापा की बहुत याद आती है। खैर, आप क्या कर सकते हैं इंदर बेटा, जिसे जाना है वो तो इस दुनिया से जाकर ही रहता है। तभी मोहन दिखता है कि बर्तन में के सारे गुलाब जामुन खत्म हो गए हैं और सिर्फ एक गुलाब जामुन ही बचा है। अरे ये क्या, सारे गुलाब जामुन खत्म हो गए, सिर्फ एक ही बचा है। सिया, परागी, अब तुम दोनों क्या खाओगी? अरे दोनों आधा आधा टुकड़ा खा लो ना। ऐसे कौन सी गणित की पहेली है जो इतना सोच रहे हो? नहीं नहीं सिया, मुझे वैसे भी इतना मन नहीं है, तुम ही खा लो ये पूरा एक गुलाब जामुन। नहीं नहीं जिठानी जी, आप खाइए ये पूरा ही गुलाब जामुन। नहीं सिया, मैं जानती हूँ तुम्हें मिठाइयाँ कितनी पसंद है, जैसे कान्हा जी को मक्खन पसंद है ना? वैसे ही तुम्हें भी गुलाब जामुन और रसगुल्ले बहुत पसंद है।
मीनाक्षी को तो दोनों बहुओं की इस प्यार भरी जुगलबंदी को देखकर और भी गुस्सा आता है। लो, शुरू हो गया इनका भरत मिलाप। अरे जान दे दो एक दूसरे के लिए, वही रह गया है अब बस। ओके जेठानी जी, अब आप इतना इंसिस्ट कर रही हो तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन एक शर्त पे। और वो शर्त ये है कि आपको मेरे हाथ से एक टुकड़ा खाना होगा पहले। ओफो ठीक है, तुम नहीं मानोगी, खिला दो बस। सिया अपने हाथ से परागी को गुलाब जामुन का एक टुकड़ा खिलाती है और फिर खुद खाती है। दोनों बहुओं के बीच का रिश्ता दिन ब दिन और भी गहरा होते जाता है। जब परागी बीमार पड़ती है तब सिया रात भर उसके पास रुककर उसकी सेवा करती है। मीनाक्षी ये सब देखकर गहरी सोच में पड़ जाती है और गुस्से से अपने आप को कहती है, नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती। अरे दिन रात सुबह शाम दिन के 8 पैर ये दोनों बहुएं चुंबक की तरह एक दूसरे से चिपकी रहती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये दोनों देवरानी जेठानी एक साथ हो जाएंगी और मिलकर अपनी एक सेना बना लेगी और मेरी रत्ती भर नहीं चलेगी इनके सामने। और इस घर में भी मेरे दोनों बेटे भी अपनी बीवियों के पालतू कुत्ते ही हैं, जो वो कहेगी उसी का पालन करेंगे। वहाँ से तो मेरी दाल गलने वाली नहीं। मुझे अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये दोनों नास पिटियां अलग हो जाए और इन दोनों में झगड़े हो। इससे पहले कि ये दोनों बहनें बने, मुझे इन्हें एक दूसरे का दुश्मन बनाना ही होगा हर हाल में। दोनों बहुओं के बीच फूट डालने के लिए मीनाक्षी अपने पुश्तैनी हार को निकालकर बहुओं के पास ले जाती है। समझ ही नहीं आ रहा किसे दूं। काश मैं इस पुश्तैनी हार के 2 टुकड़े कर सकती ताकि मेरी दोनों प्यारी बहुओं को बराबर का हिस्सा मिल पाता। लेकिन बदकिस्मती से ये हार मुझे तुम दोनों में से किसी एक को ही देना होगा। अब तुम दोनों ही आपसी सहमति से बताओ कि ये मैं किसके गले में पहनाऊं। सासू माँ, आप ये पुश्तैनी हार जेठानी जी को ही दे दो। वैसे भी इस हार की असली हकदार तो यही हैं। इन्होंने बड़ी बहू होने के नाते इस घर के लिए, ठाकुर परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। मैं तो बस अभी कुछ साल पहले ही आई हूँ घर में। नहीं सिया, ये तुम कैसी बेतुकी बातें कर रही हो? क्या बड़ा और क्या छोटा, सभी समान है। सासू माँ, ये हार आप सिया को ही दे दो। जेठानी जी, आप मानती क्यों नहीं? आप पे बहुत जचेगा ये हार, कसम से। नहीं सिया। परागी और सिया के बीच मीठी बहस छिड़ जाती है और फिर अंत में दोनों ये फैसला करती है कि सासू माँ, हमने फैसला कर लिया है, ये पुश्तैनी हार आपको आपकी सास यानी हमारी बड़ी सास ने दिया है ना, तो ये हार आप ही पहनिए। हाँ सासू माँ, और आपके ऊपर तो ये हार और भी सुंदर लगेगा। एकदम माधुरी दीक्षित लगोगी आप। बाय गॉड। अरे लेकिन दोनों बहुएं वहां से चली जाती हैं। अरे ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। मीनाक्षी ऐसे ही अपनी चालें चलती रहती और वो दोनों बहुओं को अकेले में एक दूसरे के खिलाफ भड़काती रहती। अरे सिया बहू, तुझे पता है परागी बहू तेरी पीठ पीछे तुझे कितना बुरा भला बोलती है। तू मानेगी नहीं, वो तुझे बच्ची और जोकर कह के बुलाती है, क्योंकि तुझ में बहुत बचपना है ना। आज तो भरे बाजार में उसने 4 औरतों के बीच ये कह दिया। सभी औरतें हंस रही थी पेट दबा दबा कर। ये जेठानी जी भी ना, उनकी आदत ही ऐसी है। वो मुझे भी सामने से चिढ़ाती रहती है। मैं हरकतें ही ऐसी बंदरियाँ वाली करती हूँ और औरतें हंसी तो क्या हुआ, इसी बहाने उन सबको मेरी वजह से हंसने का, खुश होने का मौका तो मिला। दुनिया में सबको हंसना ही चाहिए। नो उदासी, ओनली हंसी और खुशी। इसलिए यू ऑल्सो स्माइल सासू माँ। है, ऐसा तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। सच में ये छोटी बहू सिया पागल खाने से ही आई है। मीनाक्षी की दाल कहीं से भी गल नहीं रही थी। वो परागी और सिया दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने में पूरी जी जान लगा देती है, लेकिन उसे हमेशा हार ही मिलती है और हर बार देवरानी जेठानी का प्यार जीतता जाता है। अब मीनाक्षी अपना आखिरी पासा फेंकती है और घर में बंटवारा घोषित करती है। बंटवारा? लेकिन क्यों सासू माँ? हाँ सासू माँ,
कोई अनबन भी नहीं हुई उसके बावजूद भी। अरे बहू, तुम्हारे दोनों पतिदेव यानी कि मेरे बेटे इंदर और मोहन दोनों भी जब महीने के आखिर में मेरे हाथ में पैसे थमाने आते हैं ना, तब इनकी जान निकल जाती है। दुकान तो दोनों की है, घर और छत भी दोनों की ही है, फिर भी कंजूसी करते हैं। इससे अच्छा तो यही होगा कि दोनों जोड़ियों का बंटवारा हो, घर का और दुकान का, दोनों जगहों का बंटवारा हो। एक ज्यादा और एक कम दे, इस भेदभाव से अच्छा यही होगा ना फिर। नहीं माँ, आप ये नहीं कर सकती। दुकान और घर को बनाने में मैंने इंदर भाई से ज्यादा मेहनत की है। दुकान के पहले गैरेज में काम करके उन गरीबी के दिनों के बाद ये अमीरी वाले दिन आए हमारे भाग्य में। दुकान और घर का आधा हिस्सा तो क्या, पूरा हिस्सा मेरा ही है अगर देखा जाए तो फिर घर का और दुकान का ज्यादा हिस्सा इनको क्यों, और सिया और मुझे कम हिस्सा क्यों? मोहन, तमीज से पेश आ। तू कहना क्या चाहता है? तूने ही मेहनत की और मैं कुंभकर्ण की तरह सोता रहा। अरे तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा बोलने की? हाँ, बस कीजिए आप दोनों। ईंट पत्थर के मकान को लेकर आप दोनों रिश्तों में क्यों दरार आने दे रहे हो? हाँ मोहन, बस करो ना तुम तो अभी। नहीं, अब तो होने ही दो बंटवारा। हम अपना कमाएंगे और वो अपना। हमें किसी के लिए बोझ बनने की जरूरत नहीं है। देख लिया मोहन तुझे भी, आज के दिन को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मीनाक्षी की इस चिंगारी से चारों तरफ आग फैल जाती है और सारे रिश्ते जलकर राख हो जाते हैं। दोनों भाई एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं और बेचारी सिया और परागी, वो दोनों भी एक ही छत में अलग अलग रहने लगती हैं। अलग अलग काम, अलग अलग चूल्हा चौका। मीनाक्षी दोनों तरफ से मीठी तरह पेश आती। परागी बहू, जरा एक कप चाय दे दो। मैं अब बस 10 दिन यहाँ तुम्हारे साथ घर के इस हिस्से में रहूंगी और 10 दिन उनके साथ। अब क्या करूं, माँ हूं ना। अब माँ के लिए बच्चों की ममता तो कभी खत्म नहीं होगी ना। जी सासू माँ, ये लीजिए आपकी चाय। मीनाक्षी अब दोनों हिस्सों में रहने लगती, कभी इधर तो कभी उधर। एक दिन जब वो सिया के पास होती है तभी अकेले में कहती है, अब जी रही हूँ मैं मेरी ड्रीम लाइफ। दोनों बहुएं एक दूसरे से जुदा हो गई। अब मैं इस डाली से उस डाली पंछी की तरह उड़ सकती हूँ और दोनों बहुओं पर मेरा दबाव भी बना रहेगा। वरना एक साथ रहकर वो दोनों सास बन जाती और मुझे उनकी बहू बनना पड़ता। सॉलिड आइडिया है ये बंटवारे का। काश बहुत वक्त पहले ही मेरे दिमाग की ट्यूबलाइट जल जाती। खैर कोई ना, देर आए दुरुस्त आए। सिया ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और वो बाजार में परागी से मिलकर उसे सब कुछ बताती है। तभी दोनों जोड़ियां ये तय करती है कि अब सास को सबक सिखाने के लिए वो उन्हें अपने पास रखेंगी ही नहीं। क्या तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो? हाँ, जाइए ना, आप उस सिया के साथ ही रहिए सासू माँ। दूसरी तरफ, जाइए, आप उस परागी की बच्ची के पास ही रहिए, यहाँ नहीं सासू माँ। और इस तरह अंत में मीनाक्षी को अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ती है, जब उसे दोनों तरफ से भी कोई भी नहीं रखता अपने पास। ये मैंने क्या कर दिया रे? दोनों बहुओं को एक दूसरे की दुश्मन बनाना था और सच में वो बन भी गई, और मुझे अब उसी दुश्मनी की वजह से भुगतना पड़ेगा। मेरे बेटों को भी मैंने एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। ए भगवान! ऋषि ने 6 महीने पहले ही अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली है और अब उसकी शादी की उम्र हो गई है। ऋषि हमेशा से ही अपने बड़े भाई जयदीप और भाभी वर्षा को माँ और पिता की तरह मानता है, क्योंकि जयदीप और ऋषि के माता पिता की मृत्यु के बाद जयदीप और उसकी बीवी वर्षा ने ऋषि को अपने बेटे जैसे ही पाला पोसा। ये लो ऋषि, गर्मा गर्म पराठे, और थोड़ा ठहर कर खाना, वरना हाथ और मुंह दोनों चल जाएंगे। फिर ऊ आ करोगे और पूरे घर को किसी छोटे बच्चे की तरह अपने सर पर उठा लोगे। थैंक यू वर्षा भाभी, अब सच में ना मेरी माँ की तरह ही ख्याल रखती हो। मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि मुझे आप जैसी भाभी माँ मिली है। सब ठीक चल रहा था
लेकिन एक दिन अचानक से ऋषि पिपलिका नाम की एक लड़की के साथ शादी करके गले में वरमाला पहनकर उसे घर ले आता है। चौखट पर पिपलिका और ऋषि को देखकर वर्षा और जयदीप एकदम से चौंक जाते हैं। ऋषि, ये सब क्या है? ये लड़की कौन है? और तुम दोनों के गले में ये वरमाला? कहीं तुम दोनों ने शादी तो नहीं कर ली? हाँ जयदीप भैया, मैंने और पिपलिका ने शादी कर ली है। आई एम सॉरी, मैंने आप दोनों को ये सब नहीं बताया और सीधा पिपलिका से शादी कर ली। लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मेरे पापा मेरी एक शराबी और बुरे आदमी से शादी करा रहे थे, जबकि ऋषि और मैं एक दूसरे को ऑनलाइन सोशल मीडिया से जानते हैं। हम दोनों पिछले 2 महीने से एक दूसरे को मिल रहे हैं, लेकिन अब बात हद के बाहर हो गई थी और इसलिए ऋषि मुझे उस पिंजरे से निकाल कर यहाँ लाए। हम दोनों ने मंदिर में ही शादी कर ली, इससे पहले कि कोई हमें पकड़े और मेरी शादी उस मनहूस आदमी से कराए। हमें ये कदम उठाना पड़ा। वर्षा और जयदीप दोनों को भी काफी बुरा लगता है और वो दोनों बहुत गुस्सा भी हो जाते हैं। चाहे जो भी हो, एक बार एक फ़ोन कॉल के ज़रिए ही हमें बता देता। लेकिन नहीं, तेरे लिए हम कहाँ इतने मायने रखते हैं। ये तुमने बहुत गलत किया ऋषि, तुमसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। आई एम सॉरी भैया भाभी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। सिचुएशन ही ऐसी डेवलप हो रही थी कि जल्दबाजी में मुझे शादी करनी पड़ी। आई होप आप दोनों मेरी बात और मेरी फीलिंग्स को समझ रहे हो। मैं आप दोनों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़। आई एम सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अरे बस कर पगले, हाथ वाथ मत जोड़ियो। वर्षा और जयदीप दोनों ऋषि को गले से लगाते हैं और पिपलिका और ऋषि को आशीर्वाद देते हैं। पहले पहले तो पिपलिका सबके सामने बहुत अच्छी बनती है, लेकिन पिपलिका तो घर में कुछ और ही मनसूबों के साथ आई थी। इन्हें क्या लगा कि मैं हाय बेचारी हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन चैट से ही मैंने ऋषि को उल्लू बनाया और इस घर में प्रवेश किया। अब देखना ये देवरानी कैसे अपने जेठ जिठानी और पति को कंगाल करके दम लेती है। पिपलिका रात में ऋषि से अपने कमरे में कहती है, ऋषि ये लो तुम्हारा फेवरेट ब्लूबेरी कर्ड। दही और ब्लूबेरी का कॉम्बिनेशन तुम्हें बहुत पसंद है ना? ये मुझे जिठानी जी ने बता दिया है। थैंक यू पिपलिका। वाओ, अमेजिंग। अरे बहुत बढ़िया बनाया है तुमने। लव यू वाइफी। लव यू टू माय डियर हैप्पी। अच्छा ऋषि, तुमने हमारे फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है क्या, या फिर यूं ही अपने भैया की गुलाम बनकर रहना है उम्र भर? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो पिपलिका? कहने का मतलब ये है कि तुम्हें अपना हिस्सा चाहिए कि नहीं ऋषि? तुम्हारे स्वर्गवासी माता पिता तो जायदाद दोनों बेटों के नाम करके गए हैं ना, और शायद जिठानी जी के नाम भी कुछ हिस्सा किया होगा। अरे आगे जाकर हमारे बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई, हमारा बुढ़ापा, न जाने कितने खर्चे हैंडल करने हैं हमें फ्यूचर में। अगर तुम अपना हक खुद से होकर नहीं मांगोगे तो मुझे नहीं लगता कि जयदीप भैया और जिठानी जी कभी तुम्हें खुद से होकर जायदाद का हिस्सा देंगे। ऋषि गहरी सोच में पड़ जाता है। शायद तुम सही कह रही हो पिपलिका। मैं कल सुबह ही भैया भाभी से बात करता हूँ। हमें अपना फ्यूचर तो सिक्योर करना ही पड़ेगा। यू आर राइट। अगली सुबह ऋषि जयदीप और वर्षा से जायदाद के हिस्से की बात करता है। तभी, अरे बाबा, अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई है। अरे बेफिक्र रहो, जो हमारा है वो तुम्हारा ही तो है। हाँ ऋषि, इसमें हिस्सा क्या मांगना? तुम्हें अगर हमने हिस्सा नहीं भी दिया फिर भी तुम्हारा पूरी जायदाद पर हक रहेगा ही, क्योंकि जो जयदीप का है वो सब तुम्हारा भी तो है। बस बहुत हुआ आप दोनों का ये ड्रामा। अरे साफ साफ बोलिए ना कि नहीं देना चाहते हो आप मुझे हिस्सा। आप दोनों मेरे माँ बाप नहीं हो, भैया भाभी हो। माँ पापा ने मेरे नाम पर आधा हिस्सा किया था, इसलिए मुझे मेरा हिस्सा तो चाहिए ही चाहिए। ये घर, गांव की जमीन और सब कुछ। ऋषि, तमीज से पेश आ। इस बात को तू सही ढंग से भी तो बोल सकता है। गुस्सा करना मुझे भी आता है, लेकिन तुझ पर मैं कभी गुस्सा नहीं करता। ओ प्लीज़ भैया, आप दोनों तो चुप ही रहिए।
आप दोनों के असली रंग आज दिख ही गए मुझे। मैं पेपर्स बनवा रहा हूँ, पूरी प्रॉपर्टी आपके अंडर में है। माँ पापा ने जैसे कहा था कि 50% मुझे दे देना, वैसे ही आपको उनकी बात को निभाना होगा और पेपर्स पर साइन करना होगा। उसके बाद से ये आधा घर मेरा, गांव की आधी ज़मीन मेरी, पापा की दुकानों का आधा हिस्सा मेरा, सब पर मेरा भी बराबर का हक रहेगा। अंडरस्टूड? पिपलिका के रचाए जाल में ऋषि फंस जाता है और वो उसे अपनी कठपुतली बनाकर उससे सारा काम करवा रही थी। जयदीप और वर्षा तो ऋषि का ये रूप देखकर पूरी तरह टूट जाते हैं। दोनों भाइयों में प्रॉपर्टी के बंटवारे के साथ साथ घर का भी बंटवारा होता है और एक ही घर में रहकर दोनों भी एक दूसरे से बात नहीं करते। अब देखना मेरा अगला कदम क्या होगा। प्रॉपर्टी तो अब ऋषि के हाथ में है, अब उसे अपने हाथ में कैसे करना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तभी पीछे से ऋषि आ जाता है और पिपलिका एकदम से घबरा जाती है। क्या अच्छी तरह जानती हो तुम पिपलिका? अब कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस पागलों की तरह इस भरी जवानी में ही बूढ़ों की जैसे अकेले में बड़बड़ करती रहती हूँ। इस तरफ वर्षा बस रोए जा रही थी और जयदीप को भी बहुत बुरा लगा था। क्या से क्या हो गया जयदीप? ऋषि ने अपनी बीवी के आते ही हमें पराया कर दिया। लगता नहीं था कि ऋषि इस तरह बदल जाएगा। एक ही छत के नीचे रहकर हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, ऊपर माँ और पापा ये सब देखकर कितने दुखी होते होंगे। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन पिपलिका जानबूझकर ऋषि की शर्ट पर लिपस्टिक का निशान लगाती है और एक फीमेल परफ्यूम स्प्रे करती है और इस तरह वो जानबूझकर ऋषि के साथ झगड़ा करती है। ऋषि, ये सब क्या है? ये लिपस्टिक का निशान, ये फीमेल परफ्यूम की महक, तुम्हारा चक्कर चल रहा है ना? सच सच बताओ, इसलिए तुम आजकल मुझसे दूर दूर रहते हो। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो पिपलिका? मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा। अच्छा, तो फिर ये क्या है? पिपलिका फोन में फोटो दिखाती है। पिपलिका, ये तो मेरी एम्प्लॉय का बर्थडे पार्टी का फोटो है। शट अप ऋषि, यू नो व्हाट, मुझे ना तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। आई वांट डिवोर्स, वो भी एलिमनी के साथ। व्हाट? डिवोर्स? पिपलिका, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, हो गया है। ऐसे झूठे रिश्ते में रहने से अच्छा है कि मैं अकेले ही रहूं। पिपलिका ऋषि के साथ बहुत झगड़ा करती है और उसे डिवोर्स देने पर मजबूर कर देती है और ऋषि को एलिमनी के तौर पर पिपलिका को सब कुछ देना पड़ता है। अब वो कंगाल हो गया था। वो घर के बरामदे में बैठकर रो रहा था। सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं कंगाल हो गया। पिपलिका की वजह से तो मेरा और भैया भाभी का रिश्ता भी टूट गया। अब मैं कहाँ जाऊं? तभी वहां पर वर्षा और जयदीप आते हैं और ऋषि को गले से लगाते हैं। चुप हो जा ऋषि, बस रो मत। चल घर छोटे, रो मत। सॉरी भैया भाभी, पैसों की भूखी बीवी के कारण मैं बर्बाद हो गया। मैंने आप दोनों का भी बहुत अपमान किया। वर्षा और जयदीप ऋषि को माफ कर देते हैं और उसे घर ले आते हैं।